हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एसपीएफसी फाइनेंस के बारे में। एक और एमएसएमई लेंडर के बारे में हम बात कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं हम कंपनी के मार्केट कैप से। रफली रफली 8,500 रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो इस कंपनी में क्या क्या चीजें देखनी है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो Q1 में इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या वो चीजें सॉर्ट आउट हुई Q2 में, और नहीं हुई तो उनका क्या रीजन था, कौन कौन सी पॉकेट में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आगे चल के कंपनी को क्या करना चाहिए या कंपनी क्या करेगी उसके उस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि Q1 में इनका रिजल्ट किस तरीके का था। Q1 का रिजल्ट अच्छा आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 36% के आसपास का कंपनी ने एयूएम ग्रोथ दिखाया था। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था? दो जगह प्रॉब्लम आ रहा था। थोड़ी सी एसेट क्वालिटी बिगड़ी थी, बट कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि Q1 जो है वो सीजनली थोड़ा सा वीक क्वार्टर रहता है। Q1 में जनरली इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है, बट वो आगे चल के सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वापस ठीक भी हो जाती है। तो ठीक है, उसको आप सीजनल इफेक्ट मान के छोड़ सकते हो। दूसरी चीज क्या आई थी, हमारे डिस्बर्समेंट में ग्रोथ नहीं आ रहा था। तो डिस्बर्समेंट में ग्रोथ नहीं आना वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। उसके दो कारण थे। कंपनी ने बताया था कि एक तो हमारे आरबीआई ने एक रेगुलेशन चेंज किया था, इनको फोर्स किया था, कुछ आरटीजीएस के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इनका कोई इशू चल रहा था आरबीआई के साथ। तो एक महीने का डिस्बर्समेंट इनका इस वजह से अफेक्टेड था। बट वो प्रॉब्लम इन्होंने Q1 में ही सॉर्ट आउट कर लिया था। तो Q1 के पहले ही महीने में ये प्रॉब्लम आ गया था, और उसी महीने में इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया था। तो वो प्रॉब्लम तो Q1 के Q1 में ही सलट गया था, काम खत्म हो गया था। बट वो एक महीना खराब हुआ, इस वजह से हमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला इन डिस्बर्समेंट ग्रोथ। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा था, Q1 था इलेक्शन वाला क्वार्टर, और इलेक्शन वाले क्वार्टर में कंपनियां थोड़ा डिस्बर्समेंट थोड़ा कम भी करना चाहती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे ही थोड़ी सी कम होती है, तो लोग बाग लोन भी कम लेना चाहते हैं। तो दोनों रीजन की वजह से डिस्बर्समेंट ग्रोथ कम था। तो हम समझ रहे थे, या मैनेजमेंट जिस तरीके का गाइडेंस दे रहा था, मैनेजमेंट भी यही कह रहा था, हम भी ये समझ रहे थे कि ये वन ऑफ इवेंट है। एक बार आ गया, एक Q1 चला गया, इसके बाद की प्रॉब्लम नहीं आएगी। Q2 से हम वापस रिज्यूम कर जाएंगे टूवर्ड्स 30-40% का डिस्बर्समेंट ग्रोथ। बट ऐसा हुआ नहीं, और यही प्रॉब्लमेटिक पार्ट है इस कंपनी का इस क्वार्टर में भी। अगर हम इस क्वार्टर के बारे में बात करें तो कंपनी ने एयूएम ग्रोथ दिखाया 33% का। दिस इज अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। 30% के आसपास का कंपनी गाइडेंस देके चल रहा है। कंपनी एग्जैक्टली क्या कहता है, कंपनी कहता है हम 6 to 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। तो 6 to 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल ग्रोथ इज 30 to 40% एनुअल बेसिस पे ग्रोथ। तो कंपनी ने अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग एयूएम ग्रोथ पे लेके आए, बट डिस्बर्समेंट ग्रोथ नहीं आ रहा। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम कि एयूएम ग्रोथ नहीं आ रहा और एयूएम ग्रोथ आ रहा है और डिस्बर्समेंट ग्रोथ नहीं आ रहा है, ये कैसे हो पा रहा है, ये चीज समझते हैं। तो समझो, अगर आप एक एनबीएफसी कंपनी हो और आपने 1,000 रुपए बाजार में उतार रखे हैं, तो आपका 1,000 रुपए का हो गया टोटल एयूएम। अब आप इंक्रीमेंटली कितना पैसा नया नया करके हर क्वार्टर उतार रहे हो बाजार में, दैट इज डिस्बर्समेंट। तो अगर 1,000 रुपए का एयूएम है और इस क्वार्टर में आपने 100 रुपए एडिशनल बाजार में डाल दिए, तो आपने 100 रुपए का डिस्बर्समेंट किया, आपने 10% का डिस्बर्समेंट कर दिया। तो ये चीज हमें समझ के चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डिस्बर्समेंट ग्रोथ नहीं आ रहा। तो अगर Q2 FY24 में उन्होंने 100 करोड़ रुपए बाजार में नहीं डाले थे, तो इस क्वार्टर में भी उन्होंने लगभग लगभग 100 करोड़ रुपए डाले, 96 करोड़ रुपए ही डाले। तो यहाँ है प्रॉब्लम, यहाँ पर ग्रोथ नहीं आ रहा। और अब ये कब तक सस्टेन हो सकता है कि कम डिस्बर्समेंट ग्रोथ के साथ आपका एयूएम ग्रोथ कंटिन्यूअसली आपको 30-35% के आसपास चले? ये तब तक पॉसिबल है जब तक आपका जो टेन्योर ऑफ लोन है वो पूरा नहीं हो जाता। तो एक चीज समझते हैं, अगर आपने किसी बंदे को 5 साल का लोन दे रखा है, तो अगर आपने किसी बंदे को 1,000 रुपए का लोन दिया है 5 साल के लिए, तो वो 1,000 रुपया आपके एयूएम में तो 5 साल तक रहेंगे। ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। बट 5 साल बाद वो सीधा जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा चीजों को। तो अगर आपका टेन्योर ऑफ लोन इज 5 years, तो अगर आपका 5 साल की जो डिस्बर्समेंट ग्रोथ है वो धीमा रहता है, जीरो के आसपास रहता है, या 1%, मतलब मॉडरेट लेवल पे रहता है, या नो ग्रोथ वाली स्थिति में रहता है, तो भी आप सस्टेन कर जाओगे। बट ये एक अच्छी चीज नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि लॉन्जेविटी ऑफ एयूएम ग्रोथ इज सैक्रिफाइस। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो हमें मैनेजमेंट से इस क्वार्टर में भी वही बात करना पड़ेगा कि भाई आपने Q1 के लिए दो रीजन दिए थे, वो दोनों के दोनों रीजन खत्म हो चुके हैं। इलेक्शन जा चुका है, आरबीआई का रेगुलेशन आपने Q1 में हैंडल करके खत्म किया था। तो इस क्वार्टर में ऐसा क्या हो गया कि इस क्वार्टर में भी आप डिस्बर्समेंट ग्रोथ नहीं कर पाए। तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लमैटिक पार्ट, जो हमें मैनेजमेंट की कमेंट्री सुननी पड़ेगी। तो ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। अब देखो, आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। तो कंपनी एमएसएमई लोन देती है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देने का काम करती है, स्मॉल बिजनेसेस को लोन देने का काम करती है, और 100% सिक्योर्ड लोन करती है। तो क्या करते हैं ये लोग, कोलाटरल के रूप में या तो वो उनका फैक्ट्री रख लेंगे, दुकान रख लेंगे, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रख लेंगे जहां पर वो लोग रह रहे हैं।
तो ये सारा का सारा कोलैटरल जब आपने रख लिया तो आप एकदम सिक्योर्ड हो, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोलैटरल वैल्यू के बारे में बात करें, एलटीवी के बारे में बात करें कि अगर लाख रुपए का फैक्ट्री है तो कितने रुपए का लोन डिस्पर्स करते हैं, तो 41,000 रुपीज से ज्यादा का लोन डिस्पर्स करते नहीं है। 41-42% के आसपास का इनका एलटीवी है, तो सिक्योर होने के बेसिस पे तो यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये चीज भी हमने समझ ली कि कौन से सेगमेंट को लोग कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम टिकट साइज के बारे में बात करें तो ये 5 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक का लोन करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं थोड़ा सा छोटे टिकट साइज का ही लोन करेंगे। अगर अभी भी इनका एवरेज टिकट साइज हम देखने जाएं तो 9, साढ़े 9, 10 लाख रुपए के आसपास का एवरेज टिकट साइज है। और छोटे टिकट साइज से होता क्या है, हमें ज्यादा यील्ड मिलता है, ज्यादा इंटरेस्ट कमाने का मौका मिलता है। वो हमें इस क्वार्टर में इस कंपनी के साथ देखने को भी मिला। अगर हम बात करें, इनका 85 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन आया इन यील्ड। 85 बेसिस पॉइंट से 0.85% के आसपास का एक्सपेंशन आया, और वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया स्प्रेड में। तो यील्ड क्या है, स्प्रेड क्या है, वो भी समझ लेते हैं। यील्ड है जो आप कस्टमर से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो, और स्प्रेड है यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ बोरिंग, आपको कितने रुपए पे पैसा मिल रहा है। तो एक एनबीएफसी क्या है, एक तरफ से पैसा उठाता है, दूसरी तरफ पैसा लेंड करता है, और बीच में जो बनता है वो उसकी कमाई है। तो जो स्प्रेड है वो बीच वाली कमाई है, तो स्प्रेड सीधा सीधा इंक्रीज कर गया। ये भी बहुत अच्छी वाली बात है जो हमें देखने को मिल रही है। अगर हम थोड़ा सा अब लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएं तो 83% तो हमारे हैं सिक्योर्ड एमएसएमई लोन। तो मेजोरिटी चंक तो हमारा सीधा सीधा उधर ही चला गया, काम एक ही साथ खत्म हो गया। दूसरा एक और इनके पास सेगमेंट है जो 16-17% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है। तो इनके पास दो ही सेगमेंट है, और वो 16-17% वाला सेगमेंट है लोन अगेंस्ट गोल्ड का। तो सोना लेते हैं और सोने के बदले पैसा देते हैं, सिंपल बिजनेस मॉडल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, समझो थोड़ा सा, जो ये एमएसएमई लोन्स है ना, एमएसएमई लोन्स थोड़े होते हैं लॉन्ग टेन्योर लोन्स। ये आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल के भी लोन आपको देखने को मिलेंगे। बट जो आपका गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन होता है शॉर्ट टर्म पीरियड, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए। आपको 3 महीने का गोल्ड लोन देखने को मिलेगा, 6 महीने का देखने को मिलेगा, 1 साल का देखने को मिलेगा। 1 साल से ज्यादा का आपको गोल्ड लोन देखने को मिलता नहीं है। तो गोल्ड लोन में रोलिंग बहुत जल्दी जल्दी होता है, आपको बहुत जल्दी डिस्बर्समेंट करना पड़ता है, तभी आपका एयूएम में ग्रोथ लेके आते हैं। बट जो एमएसएमई वाला डिविजन है, एमएसएमई वाले डिविजन के साथ ऐसा नहीं है। अब चलिए, अब थोड़ी सी बारे में हम बात कर लेते हैं कि अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डिस्बर्समेंट ग्रोथ -4% के आसपास का था, तो वो प्रॉब्लम आ कौन से वाले सेगमेंट में रही है? तो प्रॉब्लम आ रही है को ओरिजिनेशन लोन वाले सेगमेंट में से। को ओरिजिनेशन क्या है, ये सेम आज गुड आज को लेंडिंग है। तो क्या करते हो आप, किसी बड़े एनबीएफसी या बैंक के साथ मिलके आप लोन करते हो, तो क्या करते हो, 20% आप डालते हो, 80% वो डालता है, आपको इतनी इनकम कमाने को मिल जाती है, और थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट इनकम कमाने को मिल जाती है वो 20% के आसपास पे। तो ये वाला जो इनका सेगमेंट है, ये ढंग से ग्रो नहीं कर रहा। जो एक टाइम पे ये Q2 FY24 में ये लोग 160 करोड़, 170 करोड़ रुपए के आसपास का डिस्बर्समेंट कर रहे थे, वो गिर के रह गया 110 करोड़ रुपए के आसपास। 30% रिडक्शन हो गया है इनके डिस्बर्समेंट में। तो ये वाला एरिया जो है ये काम खराब कर रहा है। तो अब हमें मैनेजमेंट से क्या चीजें पूछनी है कॉन कॉल में, कि भाई ये जो आपका को ओरिजिनेशन वाला पार्ट है, ये ढंग से क्यों नहीं ग्रो कर रहा? क्या आप इसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, घटाने की कोशिश कर रहे हो, वाइंड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा कर रहे हो तो जो आप लोन अपनी बुक पे से दे रहे हो, 100% खुद की बुक पे से दे रहे हो, उसका आप ग्रोथ क्यों नहीं लेके आ रहे हो? उसका आप ग्रोथ कब लेके आओगे? या आप अपने गाइडेंस को रिवाइज करने की कोशिश करो? वो सारी चीजें हमें समझ के चलना पड़ेगा कि मैनेजमेंट किस तरीके की उस पर कमेंट्री देता है। तो वो चीज तो हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें कि ये टोटल एयूएम का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो रफली रफली 21% कंट्रीब्यूशन आता है हमारा को ओरिजिनेशन बुक में से। तो चलिए, ये चीज में हमने समझ ली। अब थोड़ा सा जोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी प्रेजेंट है 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में, और इससे आगे अभी एक्सपांड करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम इन्हीं सारे स्टेट्स में अगर और डीपर पेनिट्रेशन करें तो हमारे पास बहुत स्कोप है ग्रोथ का। तो हम ग्रोथ के लिए नया स्टेट एडिशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं लग रही। हम इसमें और छोटी छोटी सिटीज में जाएंगे, जिन सिटीज में अभी हम नहीं है वहां पर भी अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे, और अपने ब्रांच नेटवर्क को इन्हीं स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग करके एयूएम ग्रोथ लेके आएंगे। अगर मैं ब्रांच नेटवर्क के बारे में बात करूं तो इन्होंने इस क्वार्टर में 6 नई ब्रांचेस ऐड करी। 6 ब्रांच ऐड करके अब टोटल ब्रांच काउंट इनका पहुंच गया 192। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात हमें देखने को मिले नहीं रही है। तो चलिए, अब थोड़ा सा एयूएम कॉन्सेंट्रेशन समझ लेते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से। तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन आता है सदर्न स्टेट से और नॉर्दर्न स्टेट से। अगर सदर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स को मिला दें तो हमारे पास लगभग 80% के आसपास का कंट्रीब्यूशन इन्हीं दो ज्योग्राफी से आ जाता है। अब सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम किस किस को ले रहे हैं? देखो, नॉर्दर्न स्टेट्स में हम ले रहे हैं जो आपके हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इनको। और सदर्न स्टेट्स में हम ले रहे हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश को।
और जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है दैट इज मिडिल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, इसमें आ जाता है हमारा राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, और इधर ईस्ट वाले पार्ट में हमारे पास बिहार आ जाता है और वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो ये जो दो पॉकेट्स है यहाँ पर हमें फिर भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कम आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा भी पेनिट्रेशन है नहीं। तो जो डोमिनेंट मार्केट्स हैं दैट आर नॉर्दर्न मार्केट एंड द सदर्न मार्केट, तो ये चीज भी हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो ये चीज भी हमने समझ लिया। अगर आप इसके बाद हम थोड़ी सी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें, तो एसेट क्वालिटी में यहाँ पर अभी भी स्ट्रेस है, पर अब ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गया, अब ये थोड़ा सा कंसर्निंग सिचुएशन बन गया है कि भाई चलो हमने Q1 को जाने दिया था कि भाई सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, आपका ग्रॉस एनपी नेट एनपी थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, बट सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वो नीचे भी आ जाता है, जो इस बार नहीं हुआ। तो इसमें हमें और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें और कॉशियस बनना पड़ेगा हमें कि आपका एसेट क्वालिटी लगातार खराब क्यों हो रहा है। अब ये चौथा क्वार्टर है जब आपका एसेट क्वालिटी बिगड़ा है। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल एज वेल एज ऑन अ वाई लेवल इनका एसेट क्वालिटी खराब हो गया। और अगर इनके ग्रॉस एनपीए नंबर के बारे में बात करूं तो ग्रॉस एनपीए नंबर पहुंच गया 2.7% से, फ्रॉम 2.3% ओवर वाई लेवल एंड 2.6% ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमारा ग्रॉस एनपीए खराब होते हुए दिखा है। तो अब देखो 2.7% का ग्रॉस एनपीए हमें एक स्टार्टिंग नंबर नहीं देखना है कि 2.7% का ग्रॉस एनपीए, हमें देखना है ये आ कहां से रहा है, कि 2.3% से 2.7% की तरफ जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड प्रॉब्लमैटिक पार्ट है, कि ये चीज भी समझनी है। उसके ऊपर से एक ये और गजब का काम कर रहे हैं कि अपना प्रोविजन कवरेज रेशो को मेंटेन भी नहीं कर रहे हैं, बढ़ाने की बात तो छोड़ो। तो एक टाइम पे ये लोग 50% के आसपास का प्रोविजन कवरेज रेशो मेंटेन करके चलते थे, और वो 50% का प्रोविजन कवरेज रेशो नीचे घट के रह गया सिर्फ 40% के आसपास का। इसका मतलब क्या है, जो आपका नया लोन खराब हो रहा है, जिस पर आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, आप जिसको ग्रॉस एनपीए में रिपोर्ट कर रहे हो, उसके पीछे आप पैसा नहीं डाल रहे हो, उसके पीछे आप प्रोविजन नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से आपका पीसीआर लगातार नीचे आता जा रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हमें मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी कि भाई ये क्या सोच के आप इस तरीके का काम कर रहे हो, जो आप अपने पीसीआर को लगातार नीचे लेके आ रहे हो इन स्पाइट ऑफ योर इंक्रीजिंग ग्रॉस एनपीए। और इसी वजह से अगर आप देखोगे, तो उनका नेट एनपीए भी लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन करोगे तो आपको नेट एनपीए मिल जाएगा। अगर प्रोविजन बहुत तगड़े पे, जिस पेज पे अगर आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है, सपोज ग्रॉस एनपीए इज ग्रोइंग एट 10 ऑड परसेंट, और अगर आपका प्रोविजन 5% से बढ़ रहा है तो आपका नेट एनपीए बढ़ जाएगा। तो अगर अगर प्रोविजन 10% से बढ़ रहा है और प्रोविजन भी 10% से बढ़ रहा है, तब जाके आपका नेट एनपीए कांस्टेंट रह पाएगा। तो अगर आप प्रोविजंस बढ़ाओगे नहीं तो आपका नेट एनपीए भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही केस हमें देखने को मिल रहा है, इनका नेट एनपीए भी बढ़ गया है। इनका नेट एनपीए फ्रॉम 1.3% हैज गॉन अप टू 1.6% ओवर अ वाई लेवल। ये काम भी इनका खराब हो रहा है। अब इनका अगर क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट पहुंच गया है 0.86% के आसपास का। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी गाइडेंस के मुताबिक चल रहे हैं, बट एसेट क्वालिटी बिगड़ रहा है, ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। कंपनी ने गाइडेंस दे रखा था इस साल का कि हम 0.6% से 100 बेसिस पॉइंट्स के बीच के आसपास का हमारा हमारा क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। अभी 86 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का है, तो 60 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का जब गाइडेंस दिया है, पर 86 बेसिस पॉइंट का आप हो, तो आप चल तो गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही रहे हो, बट आपका ट्रेंड गलत है। तो ट्रेंड देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, और जो यहाँ पर सही तो चल ही नहीं रहा है, तो ये चीज भी यहाँ पर थोड़ी सी खराब हो रही है। अब अच्छा क्या हो रहा है कि आपका स्प्रेड बढ़ रहा है, आपने ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, अब आपका यील्ड जो है वो पहुंच गया 18% के आसपास का। इसी की वजह से आपका स्प्रेड बढ़ के पहुंच गया 8.5% के आसपास का, 8.4% के आसपास का यहाँ पर स्प्रेड पहुंच गया। तो ये अच्छी चीज भी है, बट देखो दो मेन प्रॉब्लम है, आपका डिस्बर्समेंट ग्रोथ नहीं आ रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम। दूसरा, आपका लगातार एसेट क्वालिटी खराब होता जा रहा है। तो अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करें कि अगर आपका एसेट क्वालिटी लगातार खराब होता रहेगा तो आपका ग्रोथ हिंडर होगा ही होगा, आपका ग्रोथ लेवल्स नीचे आएंगे ही आएंगे। और फिर उसके बाद आप एयूएम ग्रोथ भी भूल जाओ, आप डिस्बर्समेंट ग्रोथ तो अभी गायब है ही, आपका एयूएम ग्रोथ भी गायब हो जाएगा। जो आपने गाइडेंस दे रखा है ना कि 5-6% हम हर क्वार्टर में ग्रो करेंगे, वो आप भूल जाओ, फिर आपको नहीं मिलेगा वो ग्रोथ। अभी हाल फिलहाल आ रहा है, बट हमें इसका ट्रेंड जो ऊपर की तरफ है इसको वापस नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिलना चाहिए। इनका एसेट क्वालिटी और इंप्रूवमेंट की तरफ आना चाहिए, तो ये चीज हमें ध्यान रख के चलना है। अब चलिए फाइनली नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 37% over a YY level. Total income went up by 27% over a YY level. And the operating profit went up by 58% over a YY level. अब देखो थोड़ा सा समझते हैं। आपका टोटल इनकम वेंट अप बाय 28%, 29%, और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 58%। तो यहाँ पर क्या हुआ, जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला। क्यों ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला? क्योंकि जो आपका केपेक्स था, केपेक्स उस पेस पे नहीं बढ़ा।
उतना ज़्यादा खर्चे नहीं बढ़े। जितनी कमाई बढ़ी उसके हिसाब से खर्चा नहीं बढ़ा। इसकी वजह से आपको जो कामकाजी मुनाफ़ा है उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है भी नहीं। इसी की वजह से आप देखो कि इनका ओपेक्स रेशो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। अगर हम पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट बढ़ा है इनका 60% ओवर वाई लेवल, तो सीधा-सीधा दिख रहा है कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिल रहा है। पर ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, आपका ईवन ग्रोथ आप ले आए, आपका पार्ट में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला, आप अच्छा पेनिट्रेशन कर रहे हो, काम बढ़िया कर रहे हो, आपका स्प्रेड बढ़ गया, आपके निम्स बढ़ गए, सब कुछ सही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्या है, आपको जो जो एसेट क्वालिटी है, एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, एसेट क्वालिटी गलत ट्रेंड में जा रही है, उसको सुधारो और दूसरा अपना डिस्बर्समेंट ग्रोथ ले आओ। इन 2 चीज़ों के ऊपर हमें कॉन कॉल में फोकस करना है, जिससे हमें चीज़ें समझ में आए कि चल क्या रहा है इस कंपनी में। और कॉन कॉल जब हो जाएगा तो उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल ही जाएगा कि भाई क्या अपडेट रहा मैनेजमेंट में, क्या कमेंट्री किया, कुछ अच्छी चीज़ बताएँगे तो अच्छी बता देंगे और कुछ ऐसा उल्टा-सीधा बहाना मारेंगे तो उसके बारे में भी आपको अपडेट तो कर ही दिया जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही थैंक यू।